हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ना हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 इज डन, इट्स टाइम 2 मीन्स पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता है कि हमारी अब ट्रायो सीरीज आ रही है, तो जो भी चैप्टर्स है वो 3 पार्ट्स में होंगे और जो एक्सप्लेनेशन होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। तो हमारा जो लेजिस्लेचर है हम लोग ऑलमोस्ट जो है कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। उसमें हम लोग देख चुके हैं कि एक्चुअल में लेजिस्लेचर है क्या, लेजिस्लेचर के पार्ट्स क्या क्या है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट कितनी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 2, अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है कि पार्लियामेंट एक्चुअल में काम क्या करती है, काम कैसे करती है, दोनों के पावर्स अपने अपने क्या क्या है, राज्यसभा के पास क्या पावर्स है और क्या लोकसभा के पास पावर्स है। तो ये स्टार्ट करने से पहले कल का जो पार्ट 1 था उसका हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट कहे तो जो भी काम करते हैं वो 3 पार्ट्स में मिलकर के काम करते हैं, लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशियल। ठीक है, 3 चीज़ों में मिलकर के हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। तो हमने एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव लॉज बना रही है तो उसको एग्जीक्यूट करना होता है। लेजिस्लेटिव के लिए हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सॉरी जुडिशियल के लिए। ठीक है, जुडिशियल हम सेपरेट में पढ़ने वाले हैं और लेजिस्लेटिव जो है अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सॉरी, कुछ शब्द जो है वो बेवजह ही निकल जाते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी। ठीक है, इंसान से ही गलतियां होती है। ओके, देन हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर करनी थी और जो हम लोग कर चुके हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो कलर है वो चेंज है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो मार्कर है उसको चेंज कर लेते हैं। वेट भाई, ये क्या हो रहा है? क्लियर? तो हम हमारा कलर थोड़ा सा अभी के लिए चेंज कर लेते हैं। ओके, देन एग्जीक्यूटिव, ये 3 चीज़ें हो चुकी थी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर ऑलमोस्ट डन। देन फंक्शन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी मतलब लगभग से हो चुका था। तो अब हमको यहाँ से शुरू करना है। अभी तक हमने क्या चीज़ देखी कि पार्लियामेंट जो है वो कैसे बनता है। ओके, पार्लियामेंट बना कैसे है, पार्लियामेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर बात की। मतलब हमने लोकसभा राज्यसभा कैसे बनता है इसके ऊपर बात की। और साथ में जो प्रेसिडेंट वाली चीज़ थी, तो प्रेसिडेंट कैसे काम आता है ये हम आज देखते हैं कि किस तरीके से जब लॉ मेकिंग होती है, मतलब कोई लॉ बनता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल क्यों है, और हमने प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में क्यों रखा हुआ है, क्यों उसको मतलब इसका एक एलिमेंट बनाया है कि पार्लियामेंट में तो भैया जो भी काम है वो लोकसभा और राज्यसभा करते हैं। तो प्रेसिडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट को तो हमने एग्जीक्यूटिव में रख दिया था। तो जैसे एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंपॉर्टेंट हमारे पार्लियामेंट में भी है। क्योंकि कोई भी लॉ बनेगा तो फाइनल जो थंब है वो किसका लगना है, मतलब जो सिग्नेचर होने वाले हैं, थप्पा, वो किसका लगने वाला है, वो प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट हमारे घर का वो सदस्य है जिसके बिना काम चलता भी नहीं है और जिसे भी नहीं करना चाहते। तो वही हमारे ओल्ड एज पीपल्स है ना, बुजुर्ग, तो इनके बिना हमारा घर चलता भी नहीं है और इनके बिना हम मतलब इनकी प्रेजेंस भी चाहिए हमें, और इनसे हमें काम भी नहीं करना है ना, इनसे काम भी नहीं करवाना है, लेकिन हमको इनकी प्रेजेंट भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो देखते हैं फिर पार्लियामेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स है, फिर जो जो बाय कैमरल जो पार्लियामेंट थी वो किस किस स्टेट में थी। तो हमारे पास 7 स्टेट में ये वाला सिस्टम चल रहा था, और ये 7 स्टेट उतनी ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस। देन राज्यसभा ऑलमोस्ट डन हो चुका था, लोकसभा भी हो चुका था। तो अब हमारे पास में जो हमारा नया क्वेश्चन है वो शुरू होता है कि भैया पार्लियामेंट करती क्या है। ठीक है, पार्लियामेंट करती क्या है, कैसे करती है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है यही है, और कल हम लोगों ने यहीं तक की चीजें ला करके स्क्रिप्ट की हुई थी। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं फिर से। ओके, व्हाट डज द पार्लियामेंट डू। अब हमने अभी तक की जो पिक्चर देखी हुई है उसमें हमें क्या पता है
कि हम पार्लियामेंट जो है न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, आए दिन वाद विवाद तो चलते रहते हैं कि बीजेपी ने इसके नेता को ये कहा, कांग्रेस ने इसके नेता पे बीजेपी के नेता पे ये एलिगेशंस लगाए, इनने ऐसा कहा, इनने ऐसा कहा, तो कोई वहाँ की सांसद थी, इन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। या हम क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाद विवाद बढ़ चुके हैं। या मेरी इमेज में बताऊं तो यही है कि मैं अगर इसमें जो सदन में कोई मीटिंग चल रही है तो मैं यही देखती हूँ कि बिग बॉस, करेक्ट, बिग बॉस देखने के लिए हम पार्लियामेंट देख सकते हैं। बिग बॉस में कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो रहते हैं और लड़ते हैं। पार्लियामेंट में क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए आते हैं और लड़के चले जाते हैं। ये लड़ने के पीछे जो रीजन होता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्यों भाई इतनी लड़ाइयाँ होती है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को तो हम शांत करा देते हैं, वो शांत हो जाते हैं, लेकिन ये इतने बड़े बड़े लोग होते हैं कि इन्हें शांत करने से भी ये समझदारी से काम नहीं लेते हैं, लड़ते रहते हैं। ओके, देन हमें यहाँ पे देखना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। हमें दोनों ही क्या डू बोथ हाउस हैव सिमिलर फंक्शंस। जो दोनों हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के फंक्शन सिमिलर है, और जो नहीं है, जो डिफरेंसेस है, वो सारी चीजें क्या क्या है। क्योंकि अभी तक है तो हम लोगों ने इसका एस्टेब्लिशमेंट देखा है कि कैसे राज्यसभा क्रिएट, ठीक है, इट्स राज्यसभा और लोकसभा कैसे बनते हैं। किसमें 552 मेंबर्स है, किसी में 250 मेंबर्स है। तो हमने इन सब में देखा कि ये लोग कैसे आते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है अभी हम लोगों ने सिर्फ वही देखा है। अब हम घर के अंदर की कहानी देखते हैं कि इनके अंदर होता क्या है, ये काम कैसे करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, अपार्ट फ्रॉम द लॉ मेकिंग, द पार्लियामेंट इज अदर फंक्शंस। अभी तक हम लोग को ये पता है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाता है, कानून बनाता है, जिसको एग्जीक्यूट कौन कराता है, एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो इन लॉज को जनरेट कराता है, इम्प्लीमेंट लाता है, और इनकी हेल्प के लिए कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, द सिविल सर्विसेज हो गए, आईपीएस आईएएस हो गए, ये सारे, उनके नीचे जो भी और भी लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, बी ग्रेड, तो ये सब इनकी हेल्प करते हैं। लेकिन मेन काम क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है, और लॉ कैसे बनाते हैं ये अभी हम लोग देख रहे हैं आगे। तो देखो, लॉ बनाने के अलावा भी हमारे पास में बहुत ज्यादा काम होते हैं जो कि क्या करा रहे हैं, जो कि हमारी पार्लियामेंट के है ऑलरेडी। तो फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब देखो, लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होगा कि देखो, लेजिस्लेटिव हो गया कि आप एक लॉ बना रहे हो, क्योंकि पूरी कंट्री को आपको लेके चलना है। हमारी फैमिली में हमारे रूल्स होते हैं, ठीक है, कि हमें इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, आफ्टर 10 o'clock PM, है ना। तो ये बहुत सारे रूल्स होते हैं हमारे लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल्स जो कि हम हमारे घर में लेकर के चलते हैं। तो वैसे ही एक कंट्री को चलाने के लिए हमें बहुत सारे लॉज की नीड होंगी। मतलब क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या है, इतने सारे लोग हैं, तो एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर वे चाहिए ताकि हम इसको चला सके। एक ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जिसमें हम चला सके। तो ये सारे लॉज, बहुत सारी पॉलिसीज लानी होती है। तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन के दौरान आ जाता है कि आपको लॉ बनाना है, और वो लॉ बनाने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाला ये हो गया। डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, द पार्लियामेंट ऑफ्टर मेयरली अप्रूव लेजिस्लेशन। क्लियर? Then second one is control of executive and ensuring its accountability. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव क्या कर रहा है, लॉ बना रही है। क्लियर? इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव जो है वो इम्प्लीमेंट में ला रहा है, इसको, इसके काम करवा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव के अंडर में कौन काम करता है, एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है वो इसके अंडर काम करती है। तो इसके अंडर काम कर रही है तो इसके ऊपर सत्ता किसकी होगी, मतलब इसके अंदर कंट्रोल किसका होगा, वो लेजिस्लेटिव का कंट्रोल होगा, क्योंकि यही उसको ऑर्डर्स दे रही है ना कि भाई ये ब्लूप्रिंट है, आपको इसको फॉलो करना है। तो ये इसको कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे क्या होता है एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि पार्टी वही बनती है जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी वाली पार्टी होंगी। मतलब क्या हुआ कि इसके मेंबर ज्यादा है। अगर इसके ऊपर हमने पूरी सत्ता छोड़ दी, दैट मीन कि इसकी जो है इसकी ज्यादा चलेंगी। मतलब जो राजपाट है वो किसका चलने वाला है, एग्जीक्यूटिव का। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए हमें यहाँ लेजिस्लेटिव होती है। तो ये बताती है कि भाई आपको इतने इतने, मतलब जो लॉ है इसको प्रॉपरली फॉलो करना है, और आपको उस वे में करना है, क्योंकि आप किसके लिए इलेक्ट हुए हो,
फॉर अ पीपल, ठीक है, जो जनता है उसी के भले के लिए आपको सारे काम करने होंगे। आप अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकते यहाँ पे। आपको किसके लिए काम करना है? गवर्नमेंट, सॉरी, जो जनता है उसके अंडर में आपको रह करके काम करना है। The executive does not overstep its authority and remain responsible to the people who have elected. आपको उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है जिनने आपको खड़ा किया है। आपके जितने भी काम होंगे, जो भी आप लॉज मतलब आपको इम्प्लीमेंट में ला रहे हो, तो वो किसके अकॉर्डिंग हो? वो हमेशा मतलब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पीपल्स होनी चाहिए, जिनके थ्रू आप इलेक्ट होकर के आए हो। क्लियर? तो ये इनका जो है एक मेन है। फर्स्ट एक चीज और यहाँ पे लेजिस्लेटिव फंक्शन में रह गई है कि जो लॉ बनते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है कि लॉ एक नॉर्मली तो बन नहीं सकते कि लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया कि भाई इसकी नीड आप बना लो। उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है कि मतलब कि कोई मतलब जो पार्टी है जो बना रही है वो अपने अपने मतलब के लिए तो नहीं बना रही है, वो उसके लिए सेल्फिश तो नहीं है। उसका बजट क्या वो रिक्वायर है वो लाना, मतलब जो लॉ बन रहा है दैट्स रिक्वायर्ड, कि अगर आपको रिक्वायर नहीं, जरूरत नहीं है उसे बनाने की, उसकी सबकी सहमति होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो एक अंडर बजट होनी चाहिए चीजें, ठीक है, वो किसी के मतलब के लिए चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखनी पड़ती है। हम लोग जो समझ रहे हैं मतलब एकदम शॉर्ट शॉर्ट देख रहे हैं, बट इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल और भी चीजें है। तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग, ठीक है, क्योंकि अब एग्जीक्यूटिव काम कर रही है तो अभी हमको क्या लगता है कि एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, दैट मीन कि ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गई है। लेकिन इन्हें बार बार लेजिस्लेटिव के थ्रू बताया जाता है कि भाई आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? आप पीपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपको अपने सारे काम किसके लिए, किसके बिहाफ पे करने हैं, मतलब किसको रिप्रेजेंट करना है, किसका बेनिफिट निकलना चाहिए यहाँ पे, वो सब पीपल्स का निकलना चाहिए। हालांकि ये बात है कि हम ये चीजें समझ रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो चीजें होती नहीं है, ठीक है, जब आप इसमें जाए तो ये बात जरूर ध्यान रखिए। बस इतना है कि अब हमारे जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे किसका बेनिफिट हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। आप देखो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देखो, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ मेंबर फ्रॉम डिफरेंट रीजनल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजन ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो पार्लियामेंट है, ठीक है, इट्स क्लियर कि जब हम पार्लियामेंट को क्रिएट कर रहे थे तब हमने हर जगह के जो है मतलब अलग अलग स्टेट से लोगों को उठा के लाया था, जो मेंबर्स है वहां पे, ठीक है। हमने जो लोग लोग हमने 552 मेंबर्स रखे हुए थे, और वो 552 मेंबर्स कहाँ से आ रहे थे? वो सारी जो भी स्टेट्स है वहां से चुन के आ रहे थे। और इन 552 मेंबर्स को जो कि 542 रखे हुए हैं, 545, तो ये मतलब ये एक्चुअल डेटा है, मैक्स टू मैक्स आप कितने रख सकते हैं, ठीक है, दैट्स क्लियर। देन क्या होता है कि ये जो 552 इनको हमने कहाँ से लाया था? हमने इनको डायरेक्टली इलेक्टेड कहाँ से लाया था? पीपल से। ये सारे मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्शन से होकर के आए थे, जिनको लोगों ने चुना हुआ था। तो अब ये अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, सारी स्टेट से, दैट मीन क्या क्या हुआ यहाँ पे महाराष्ट्र के होंगे, कर्नाटक के होंगे, तमिल के होंगे, मतलब सारी स्टेट क्या आ रहा है, मीन्स क्या हो रहा है कि हर स्टेट के हर रिलीजन्स को, वहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशन, वहाँ का रिलीजियस, वहाँ का सोशल, तो हर चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो 250 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा में आ रहे थे। वो लोग तो स्टेट लेजिस्लेचर से ही सिलेक्ट होकर के आ रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट क्या करती है? हर चीज को, वो कहते हैं ना, मतलब गोकुल धाम आप समझ सकते हो। गोकुल धाम में क्या हो रहा है कि उस सोसाइटी में सारे लोग, मतलब सारे रिलीजन्स के लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट भी वही हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेट्स के लोग आ रहे हैं, सारे स्टेट के हैं, तो वहाँ के कल्चर को तो लेकर के ही आएंगे और वहाँ का कल्चर वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? देन है हमारे पास फंक्शन। भाई जो सबसे ज्यादा फॉलो होता है वो कौन सा है? डिबेट करना। हमारे पार्लियामेंट में अगर आप बात करें कि सबसे मतलब ईमानदारी से, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो एक और फंक्शन है हमारे, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबल रिमेन्स करना, ठीक है। कभी भी उन्हें याद दिलाना कि आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। उससे भी ज्यादा जो है जिसको तहे दिल से एक्सेप्ट किया जाता है वो है डिबेटिंग फंक्शन। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप डिबेट कर रहे हो, है ना। मैंने वही बताया था कि पार्लियामेंट की अगर मुझे कोई डेफिनेशन पता है तो वो ये है कि वो डिबेट करना है, वो वाद विवाद करना है। अगर आपको वाद विवाद करना है तो प्लीज चले जाए।
लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है जो अभी हम पढ़ते हैं, अभी देखते हैं कि क्या कंडीशन है हमें लोकसभा और राज्यसभा में जाना है। तो द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री। अब डिबेट क्यों होने वाली है ये तो आपको पता है, हमारे दिन न्यूज़ में देखते हैं। देखो हमारे जो सब्जेक्ट्स है ना वो बहुत ही मतलब नियर है करेंट्स के। मतलब हम जो भी चीज़ें पढ़े पॉलिटी, और पॉलिटी तो ऐसा है कि हम पॉलिटी की बुक को अगर नहीं भी देखे, अगर हम न्यूज़ देखना शुरू कर देना तो मोस्ट ऑफ पॉलिटिक्स हम ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि समझते हैं, क्या होता है कि जब हम वहाँ पे पॉलिटिक्स में देखते हैं ना कोई चीज़ें हमें सर के पल्ले नहीं पड़ती है तो हम क्या करते हैं उसको गूगल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं और वहाँ से हमें पता चल जाता है। अब आप जब उसे देखें किसे लोकसभा में राज्यसभा में जब भी डिबेट हो रही है तो आप देखें कि वहाँ पे किस हक से ये लोग लड़ रहे हैं। तो बस यही हक उन्हें मतलब याद कर लेना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें हक दे रहा है कि आपको डिबेट करनी है, जितना मन चाहे उतना कर लो। और इसमें ये होगा कि जब आप डिबेट कर रहे हो एक दूसरे के खिलाफ भी अगर कुछ बोल रहे हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होने वाला है, ठीक है, आपके ऊपर कोई मानहानि का केस नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग हमारे डेली बिहेवियर से भी सारी चीज़ें अपने को आते जाती है। तो प्लीज़ मतलब करंट से अपडेट रहे। डिबेटिंग फंक्शन कि जब भी कोई लॉ आता है, अभी हम लोग रिसेंटली हम लोगों ने क्या देखा था कि जब सीए आया था तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था। पार्लियामेंट में भी बहुत ज़्यादा मतलब अफरा तफरी जो है वो चल रही थी। किसान आंदोलन की जो फार्मर एक्ट आए थे उसके ऊपर भी कुछ लोग उसको डाउन करना चाहते थे, कुछ लोग उसे मतलब सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारे जो है हम लोग देखते हैं। फिर क्या होता है कि कई बार हम लोग कोई बिल आता है, ठीक है, होता है इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ कि जब कोई बिल आता है तो जब उसको पेश किया जाता है, ठीक है, जब उसको सबमिट किया जाता है कि भाई हमने ये प्लान लाया है, आपको इसको एक्ट में कन्वर्ट करना है, ये सही है कि नहीं, तो इसके सपोर्ट में कई लोग होते हैं, कई लोग इसके अगेंस्ट में होते हैं। इसी के ऊपर रहता है कि कई कहते हैं कि हाँ ये चीज सही है, कहीं कोई चीज चल रही है तो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट पार्टी वाले क्या करते हैं उसके अगेंस्ट में बात करते हैं। लाइक बीजेपी ने कोई प्रपोजल लाया है तो उसको गलत ठहराना किसकी जिम्मेदारी होगी, कांग्रेस वालों की, आप वालों की। अगर ये दोनों कुछ गलत ला रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उसको गलत प्रूफ करना वो बीजेपी की होंगी, ठीक है, भले वो सही हो। लेकिन आजकल क्या हो गया है थोड़ा सा पे चीजें लेने लगे हैं तो वो डिबेट जो है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जाता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें होती है। यहाँ पे हमारे स्पीकर जी कहते हैं कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, पर कोई शांत नहीं होता है। तो इससे तो अच्छे हमारी क्लासेस है भाई, बच्चों को थोड़ा सा डांटो बच्चे शांत हो जाते हैं। पर ये बच्चों की थोड़ी एज ज्यादा है, ठीक है, सारे 35+ वाले होते हैं, तो इतने बड़े बच्चों को हमारे स्पीकर जी नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो शांत नहीं होते। देन नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। अब कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन में क्या बात हो जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो बन चुका है, ठीक है, जो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन चुका है। लेकिन अब हमें समय के साथ साथ कभी कभी लगता है कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, वेट, तो अब हमको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से पार्लियामेंट हेल्प करती है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट कैसे हेल्प करेंगी, अब ये तो बात क्लियर है क्योंकि अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जितनी भी लॉज बनाना है वो कौन बनाने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जितनी भी लॉज आने वाले हैं जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो पार्लियामेंट बनाएंगी। लेकिन जो सॉरी जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनका क्या करें, क्योंकि भाई पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कह रहा है कि उसने सारी जो चीजें हैं वो बनी बनाई दे दी है, अब आपको उसको फॉलो करना है। तो अब जो ऑलरेडी बन गए अब उनसे क्या करें, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस लाने होते हैं, उनको कुछ और बढ़ाना हो, उन्हें घटाना हो, उसे डिस्ट्रॉय करना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 370, करेक्ट, आर्टिकल 370 किसके रिगार्डिंग था, जम्मू एंड कश्मीर के, ये कॉन्स्टिट्यूशन में था। फिर हमने क्या किया, इसको एक अमेंडमेंट लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, और उसके बाद में हमने क्या किया 370 को फिनिश कर दिया। इस तरीके से क्या होता है कि ये पावर किसके पास में कि कोई भी आर्टिकल में कोई चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ करना है, उसमें से कुछ डिक्रीज करना है, उसको हटा देना है, या कोई चीज उसमें ऐड करनी है। जैसे कि योजना आयोग के बारे में बात, योजना एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, क्लियर पहले तो है ना, लेकिन हमने क्या किया उसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। और बहुत सारे जैसे कि यूपीएससी में कई चेंजेस होते हैं, यूपीएससी इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट, स्टेट पीएससीज हो गए, महालेखा अभिका, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। तो ये वाला जो राइट है वो किसके पास में है, वो हमारा किसके पास में आता है,
पार्लियामेंट के पास में। पार्लियामेंट में इनके ऊपर मेजोरिटी होती है, मतलब जो भी जिस रिजल्ट के ऊपर ज्यादा मेजोरिटी होती है तो उसी को एज अ रिजल्ट फॉलो कर लिया जाता है। द पार्लियामेंट हैज द discussing and enacting changes to the constitution, the constituent power of both the houses are similar. अब ये जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो दोनों के पास में ही है इक्वली, राज्यसभा के पास में भी और लोकसभा के पास में भी। अब हम लोग ये बात करें कि राज्यसभा और लोकसभा के पास में अलग अलग पावर्स क्यों है, ठीक है, तो ये अभी इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके कारण उसको एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के। The constitutional amendment have to approve by a special majority of both houses. अब दोनों ही मेंबर्स दोनों ही पार्टीज में, जैसे कि सपोज अभी हमने मान लिया कि पूरे पूरे मेंबर्स दोनों ही पार्टी में बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों ही पार्टी में पूरे पूरे मेंबर बैठे हुए हैं, तो इसमें से सबसे ज्यादा जिसको मेजोरिटी मिलेंगी, जितने ज्यादा वोट्स होंगे तो डिसीजन उसी को फॉलो किया जाएगा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना आप किसी भी हाउस में कर सकते हो, चाहे वो आप लोकसभा में शुरू करो या राज्यसभा में करो, दोनों ही मेंबर्स को राइट है कि आप ये वाली चीजों को लेके आ सकते हो। ये प्रोसेस क्या है तो आगे चल के देखें तो क्या होता है, किसी भी एक में पास होता है, फिर वहां के 1/3 लोगों की इसमें परमिशन होती है कि हाँ मतलब वो एग्री होते हैं, 1/3 इट्स नॉट 2, ये एग्री कर लेते हैं कि भाई हाँ हमें ये अमेंडमेंट चाहिए, देन ये प्रोसेस आगे बढ़ेंगी, फिर जो सेकंड आएगा फिर वहाँ पे 211 जो भी मेंबर्स है वो परमिशन कर दे, तो क्या होगा जितनी ज्यादा मेजोरिटी होंगी तो अमेंडमेंट चेंज हो जाएगा। लास्ट में जाके प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसके ऊपर सिग्नेचर मार देंगे। प्रेसिडेंट के पावर में हमने वीटो पावर्स में ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये इसका प्रोसीजर होता है। द नेक्स्ट पावर इज इलेक्ट्रल फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है, देखो पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है कि वो प्रेसिडेंट को चूज करे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करे, क्योंकि यही मेंबर्स जो है, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे भाई, ठीक है, हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, इसमें इलेक्ट करते हैं ये लोग, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें से एक मतलब चूज किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को भी करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को भी करते हैं, और इन लोगों को जनता चूज कर रही है, लेकिन इसको कौन करेगा, इसको क्या जो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग मिल करके ही, हम लोगों ने हमारे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा जिसको मेजोरिटी मिलती है वो क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और उसी तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट भी ऐसे ही बनता है। फिर इनको हटाने का जो होता है ना, इम्पीचमेंट जो लाते हैं इनके ऊपर, महाभियोग लाते हैं, तो वो भी यही मेंबर्स इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। जुडिशियल फंक्शंस के ऊपर में बात करें तो वही है, द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसीडरिंग द प्रपोजल ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट वही हो गया। देन वाइस प्रेसिडेंट को भी इम्पीचमेंट जो है जुडिशियल फंक्शन इसी के पार्लियामेंट में आ जाती है, और पार्लियामेंट ही जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है ना, तो इनके जजेस को भी हटाने का काम करती है, ठीक है। और ये ऐसे ही नॉर्मली नहीं हो जाता, इसकी प्रोसीजर होती है इम्पीचमेंट वाली, कि जहाँ पे आपको एक पहले अविश्वास प्रस्ताव देना होता है कि भाई हम इससे मतलब सहमत नहीं है, आप इसे हटाइए, फिर उसके ऊपर एक मीटिंग बैठती है, फिर सब 2/3 लोगों के क्या वोटिंग होती है, देन फाइनली जो है उनको हटाने का प्रोसेस जो होता है वो डन हो। तो इलेक्ट्रल फंक्शन समझ में आया। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को कौन चूज करता है, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में ही इसके फंक्शन को चूज करती है। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट को हटाने का भी हक है, पार्लियामेंट कहती है मैंने आपको बैठाला तो मैं आपको हटाऊंगी भी, लेकिन किस कंडीशंस में, अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो जारी किया है, वो किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है, या वो लोकसभा हो, दोनों में से किसी सदस्य को मतलब ऐसा लगता है कि आपको इसको हटाना है, तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होगी कि एक एप्लीकेशन डालेगा कि मुझे इसे हटाना है। इसके बाद में इसके जो राज्यसभा के पूरे मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, इसमें कम से कम 1/3 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, मतलब इतने लोग इससे एग्री करें कि हाँ मुझे प्रेसिडेंट को हटाना है। देन ये क्लियर कि अगर आपको प्रेसिडेंट को हटाना है, चाहे वो आप लोकसभा में बात या वो राज्यसभा में बात कर रहे हो, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए, आपके पास ज्यादा लोग होने चाहिए अपने आप के अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि अब वही सिस्टम होता है कि आपको अपनी बात रखने के लिए आपके पास मतलब सॉलिड प्रूफ होनी चाहिए। तो क्या होगा कि ये मतलब मेजोरिटी रखेंगे अपने पास में, 1/3 लोगों के सिग्नेचर के साथ एप्लीकेशन देगा, फिर क्या करेगा, ये वाला अगर इससे क्लियर हो गया तो अब इसके बाद में ये दूसरे हाउस में इसको भेजता है, अगर ये दूसरे हाउस से भी क्लियर हो जाता है,
ठीक है। दूसरे हाउस से क्लियर। अभी तक हम जो भी एक्ट बनाने थे, लॉ बनाना था, उसके लिए क्या कर रहे थे, बिल को हम प्रेसिडेंट से साइन करवा लेते हैं। लेकिन भैया बात तो ये हो गई कि प्रेसिडेंट जी हम आपसे कैसे साइन करें, आप ही को तो हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, तो इनको हटाने की प्लानिंग में ये तो हट जाते हैं। अब इनका रोल खत्म हो गया क्योंकि इन्हीं के ऊपर इम्पीचमेंट लगा है भाई, तो खुद को साजिश में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो ये हो गया। फिर यहाँ से भी क्लियर हो गया, यहाँ पे भी मेजोरिटी मिल गई, यहाँ पे भी वोटिंग हो गई कि हाँ अब ये प्रेसिडेंट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, चलो दूसरे लाएंगे, इसको हटाओ। तो क्या होता है फिर इसके बाद में एक कमिटी बैठती है, ठीक है। एक कमिटी बैठेंगी और वो कमिटी जो है, जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम इनके ऊपर इम्पीचमेंट ला रहे हैं। क्या हो गया भैया, तो जिस बिहाफ पे हम इसके ऊपर इम्पीचमेंट ला रहे हैं ना, तो वो कमिटी जो है उसको प्रूफ मतलब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती है। इफ उसको लगता है कि जो एलिगेशंस लगे हुए हैं वो सही है, तो क्या करेंगे, वो अप्रूवल दे देंगे किसको, इम्पीचमेंट को। अगर इन्हें लगता है कि जो भी एलिगेशंस इसके ऊपर लगे हुए हैं, जो भी इनके ऊपर ब्लेम लगा किए गए हैं, तो ये गलत है, तो वो इम्पीचमेंट को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो बड़े खुश हो जाएंगे कि बड़े आए मुझे हटाने वाले, मैंने तो कमेटी को गलत प्रूफ कर दिया, तुम्हारा जो इम्पीचमेंट का लेटर आया था वो खारिज हो गया, अब तुम जाओ, अब मैं वापस से ही प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाते हैं। सेम आप हाई कोर्ट के लिए करें, वाइस प्रेसिडेंट में इतना नहीं होता है कि यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर्स वगैरह होते हैं ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। देन फाइनेंशियल फंक्शन। अच्छा, फाइनेंशियल फंक्शन भी है सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी मतलब इसकी है तो वो फाइनेंशियल फंक्शन ही होता है। अब क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट सारे काम कर रही है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो लॉ ला रही है, इन लोगों को हटा रही है, किसी को रख रही है, इलेक्ट कर रही है, किसी को रिमूव कर रही है। इसके साथ में अब हम क्या करें, फाइनेंशियल देखें। अब कोई लॉ आता है, ठीक है, कोई लॉ आया, उसके लिए बजट लगेगा, पूरी सरकार चलानी है भैया, उसके लिए भी बजट लगेगा। तो ये सारे काम कौन देखता है, ये भी पार्लियामेंट ही देखती है। जितना टैक्सेशंस होते हैं उसमें से कितना किसको डिवाइड करना है, कौन सा किस किस में जा रहा है, कौन सा संचित निधि में जा रहा है, मनी कहाँ से आएगा, अगर कोई आप लॉ ला रहे हो तो उसके लिए मनी कहाँ से आएगा, मनी आएगा तो उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो ये सारी जितनी भी प्लानिंग है, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ये एक तरीके से बोल सकते हैं ये मम्मी और पापा की मिली भगत वाले है, ठीक है। पापा पैसा कमा के ला रहे हैं लेकिन मम्मी उसको मैनेज कर रही है, ठीक है। ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है कि इन्हें क्या है कि इतने सारे काम कराने हैं, ठीक है। रेनोवेशन है, सोफा लाना है, कुछ फ्रिज लाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनने लिस्ट बना दी है, अब इनके पास जाएगा कि भाई इतना पैसा कैसे आएगा, आप मनी सेंक्शन कीजिए। तो ये जो फाइनेंस पार्लियामेंट है वो सबके जो बजट है उसको भी डिसाइड करती है। जब बजट आता है तो यहाँ पर चीज़ें आती है, यहाँ पे बहस होती है कि आप इस लॉ की नीड क्यों है, आपको इतना पैसा लग रहा है उसकी नीड क्यों है। तो ये सारे डिस्कशन जो होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, और एट द एंड जो है पार्लियामेंट वो डिसाइड करती है कि आपको कितना चीज़ें लगनी है। गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑफ वेरियस मैटर्स। क्लियरली कि गवर्नमेंट जो है भाई बहुत सारे वेरियस मैटर्स पे तो इन्वेस्ट कर ही रही है, स्पेंड कर रही है। अगर सपोज कि हम लोगों ने अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना पे बात कर लें, ठीक है, PMKVY पे बात कर लें, है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके ऊपर बात कर ले तो यहाँ पे भी तो पैसा लगना है ना, हर जगह तो चीजें लगनी है। सड़क योजना के ऊपर बात कर ले, फिर उसके बाद में कभी आपातकालीन वगैरह पे आ गए तो इतने सारे जगह पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसा भी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, तो इनके क्या है, एवरी गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू द टैक्सेशन। अभी टैक्स के थ्रू तो रिसोर्स लाती ही लाती है, मतलब इसका जो पैसा है वो कहाँ से कवर अप करिए, टैक्स से। तो कहाँ कितना टैक्स लगाना है, कितना नहीं लगाना है, कौन से बिजनेस प्राइवेटाइजेशन करने हैं, तो इन सारे मतलब कहाँ कहाँ से पैसा अर्न हो रहा है, जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है वो चीज़ें फाइंड आउट करना, उनका पैसा कलेक्ट करके उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजी होती है ये प्लानिंग भी किसकी होती है, फाइनेंशियल फंक्शंस की, ठीक है। इसके अंडर में ही आता है पार्लियामेंट के। क्लियर। तो क्योंकि देखो लॉ बना रहे हैं ना, तो लॉ के साथ में एक इन्वेस्टमेंट भी होगा। जैसे सपोज इन्होंने लाया, ये इसी की बात कर लेते हैं, PMKVY की बात करते हैं अभी। तो अगर यहाँ पर इसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये ने एक लॉ लेके आ गए, मतलब एक पॉलिसी लेके आ गए, इसको इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए पैसा लगेगा, तो इसके जुगाड़ तो पहले से जमा के रखना पड़ेगा। लाया, ठीक है, किसान बिल आया,
तो किसान बिल में तो थोड़ा लॉसेस ही थे। तो क्लियर कि किसान बिल में क्या होगा कि वहां पर अगर आपका पैसा लग रहा है तो वो पैसा की आपकी रिकवरी कैसे करनी है, वो कहाँ से आएगा। अगर आप किसी को मतलब हर्जाना वगैरह देते हैं ना कि बिल माफ वगैरह करना इस टाइप से, तो वो पैसा कहाँ से हम लोग बैलेंस करेंगे। तो ये सारी प्लानिंग भी हमारी पार्लियामेंट ही करती है। इवन जो बजट आता है ना, तो वहां पर भी डिसाइडेड होता है कि बजट मिनिस्टर ने तो एक प्लान बना दिया कि इतना इतना सब जगह होना है, लेकिन उसको सेंशन भी तो ये नहीं करना होता है ना। क्लियर। ओके, तो इतने ही हमारे जो फंक्शंस थे पार्लियामेंट के। अच्छा, ये जो हमने फंक्शंस पढ़ा है ना पार्लियामेंट के, कि पार्लियामेंट और कौन कौन से काम करती है, तो हमने किसी सेपरेट के लिए बात नहीं की है, ठीक है। हमने यहाँ पर न सिर्फ राज्यसभा के लिए बात की है और ना ही पर्टिकुलर हमने किसके लोकसभा के बारे में बात की है। एक भाई बुरा मान जाएगा, दूसरा भी मान जाएगा, क्योंकि हम किसी एक के साथ में मतलब क्या पार्शलिटी नहीं कर सकते। यहाँ पे भी हमने बात की है तो हमने दोनों की ही कॉम्प्लेक्स है ना म्यूचुअल जो फंक्शंस है इसके बारे में बात की है कि दोनों के कौन कौन से काम होते हैं जहाँ पे दोनों ही साथ में चल के काम करें। ठीक है, ये जो दोनों हाउस मेंबर्स है, तो अभी हम दोनों की ही बात करेंगे। अब हम जो बात करने वाले हैं आगे, तो अब हमने क्या को अलग अलग कर लिया, इनकी अलग अलग ड्यूटीज में देख लिया। अभी जो ड्यूटीज हम लोग देख रहे थे वो दोनों की म्यूचुअल ड्यूटीज देख रहे थे, ठीक है। ये काम जो है दोनों साथ में मिलकर कर रहे थे, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। लेकिन अब जो हम जो वर्क्स देख रहे हैं, पावर्स वगैरह देखे, तो अब हम सिर्फ है ना पर्टिकुलर चीजों के देखते हैं। अब देखो, पावर है, दोनों हाउसेस है, दोनों इंपॉर्टेंट है, हमारे पार्लियामेंट के एलिमेंट्स है, तो दोनों के पास में ही पावर्स होंगी। ठीक है, दोनों के पास में क्या होंगी, बहुत सारी पावर्स होंगी। लेकिन अब क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा कुछ हद तक के दोनों ही डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम अगर भाइयों के बारे में बात करें, अगर ट्विंस भी है, तो उसमें कोई ना कोई फर्क तो होता है भाई, वो दोनों सेम तो होते नहीं है। तो अब राज्यसभा में डिफरेंस हम लोगों ने जब हम इसको क्रिएट कर रहे थे, जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, तब क्या हुआ था कि राज्यसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, वहां से इन लोगों को इलेक्ट करके पीपल्स को भेजा गया था। वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कहाँ से आए थे लोग, वहां पे इलेक्शन के थ्रू ये लोग आए थे, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय किससे हुए थे, पीपल से। और लोकसभा में क्या हुआ कि ये डायरेक्टली ही इलेक्टेड किससे होकर आ रहे हैं, पीपल से। तो ये डायरेक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है, और ये रुक रुक के आ रहा है, ये इनडायरेक्ट आ रहा है, ये टू पार्ट्स में आ रहा है। क्लियर। तो डेफिनेटली जब इन दोनों के जो मेंबर्स है डिफरेंट है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो किसको ला रही है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होकर के आ रहे हैं, और जो लोकसभा है वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। तो इन दोनों की पावर्स में भी हम लोग डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि ये अलग है, और मतलब क्योंकि ये रुक रुक के आ रहे हैं और ये डायरेक्टली आ रहे हैं, तो इन दोनों की पावर्स में भी क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो इन दोनों को पावर भी अलग अलग भाई, क्योंकि इन्हें कहते हैं कि भाई आप तो डायरेक्टली आए नहीं हो, आप इनडायरेक्टली आए हो, तो आपके पास सिलेक्टेड पावर्स है। और लोकसभा से कहते हैं कि भाई आपको तो जनता के प्रतिनिधि हो, आप जनता द्वारा चुने गए हो, तो आपके पास ज्यादा पावर्स होंगे। ठीक है, अब हम यही देखते हैं कि दोनों में जो अलग अलग पावर्स है वो कौन कौन सी है। तो फर्स्ट राज्यसभा के पावर्स हम लोग देखें, तो अब हमारे पास में क्या है, हमें क्लियर तो हो गया कि हमारे पास राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अब हम इनके सेपरेट सेपरेट पावर्स के बारे में बात करें कि कौन से पावर्स हैं जिनका ये यूज कर सकते हैं। तो अब हम सिंपल सा जो राज्यसभा के पावर्स के बारे में बात करें, तो भाई राज्यसभा भले ही इलेक्टेड होकर के आया है स्टेट असेंबली से, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे ये इलेक्ट होकर के आए हैं, लेकिन इनके पास अपने बहुत सारे पावर्स हैं, अपने पावर्स का यूज तो करेंगे। फर्स्ट अगर हम देखें तो अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं उसके ऊपर इनका भी अप्रूवल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जस्ट अभी हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा कि इसमें इक्वली जो है दोनों भी इनकी म्यूचुअल पार्टनरशिप्स होती है। क्लियर कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है तो वहां पे इंटरफेरेंस किसका भी होगा, राज्यसभा का भी। अकेली लोकसभा इसको नहीं कर सकती है। क्लियर। देन अगर हम लोग बात करें, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर से आ रहा है, तो स्टेट का तो डेफिनेटली वहां पर रोल तो प्ले होना ही होना है। तो स्टेट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, अगर स्टेट में कोई इसकी साइज में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसका नाम बदलना है, जो भी है, अगर हम बात करें संवर्ती सूची में जो है ना जितनी भी लिस्ट होती है, तो उससे रिलेटेड किसी भी इशू के ऊपर किसका इंटरफेरेंस होना चाहिए, राज्यसभा का भी। वो इक्वली उसमें परमिशन देगा तभी होंगे, क्योंकि स्टेट के ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, स्टेट के लोगों को। तो वहां पर जितना भी स्टेट से रिलेटेड जो भी काम होता है, तो वहां पर कौन इंटरफेयर करेगा, राज्यसभा।
consider and approves non money bill and suggest amendment to money bills। अब इसका क्या होता है कि जो मनी बिल्स होते हैं राज्यसभा, यहाँ पर एक इसका थोड़ा सा डिसमेरिट है कि राज्यसभा जो है वो मनी बिल को मतलब उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, उसको अप्रूव करना ही करना है। ठीक है, जो मनी बिल होते हैं उसको अप्रूव करना है। हाँ, उसमें थोड़े बहुत सजेशंस दे सकती है वो, ठीक है, कि मनी बिल हाँ, पहली बात तो मनी बिल जो है वो राज्यसभा ला ही नहीं सकता। मनी बिल हमेशा कौन लाएगा, वो लोकसभा लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा खेल हो कि मनी बिल हमेशा जो है वो लोकसभा लाएंगी, राज्यसभा नहीं लाएंगी। और राज्यसभा के पास में क्या है कि वो, या अगर उसमें कोई सजेशन लग रहा है तो वो उसमें चीजें ला सकती है, लेकिन खुद इंडिविजुअली उसे नहीं ला सकती। ठीक है, फिर जो नॉन बिल्स होते हैं, मतलब नॉन मनी बिल्स, मनी बिल को छोड़ के जितने भी मनी बिल होते हैं वो उसको अप्रूव कर सकती है, उसको कंसिडर कर सकती है, ये सारे राइट्स हैं। अगर कोई बिल लाना है तो वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, बशर्ते वो मनी बिल नहीं हो। अगर मनी बिल नहीं है तो वो जो जितने भी बिल्स है वो क्या करेंगी, जो राज्यसभा है वो तो लेकर के आ सकते हैं, लेकिन अगर मनी बिल है तो वो राज्यसभा नहीं लाएंगे, इसको अप्रूवल ही देना होता है। Approve constitutional clear exercises control over executive by asking question, introduction, motive and resolutions। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव है, हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव किसके अंडर में काम कर रही है, तो लेजिस्लेचर के। तो लेजिस्लेचर का पार्ट कौन है, हमारी राज्यसभा भी है। तो राज्यसभा को राइट है कि वो एग्जीक्यूटिव से मतलब जो क्वेश्चंस है वो उसको कंट्रोल कर सकती है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको पसंद नहीं आ रहा है तो जो वाद विवाद वाली कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई होती है, बस यही वही चीज। ठीक है, बार बार वो झगड़े याद करेंगे हम लोग आज तो दिन भर। तो क्या हो रहा है कि जो भी एग्जीक्यूटिव है तो इनसे ये अपने क्वेश्चंस रख सकती है, उनसे पूछ सकती है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या मतलब जो भी चीज़ है उससे इसको उसके क्या करेंगी, इसको कंट्रोल करेंगी। उनके जो भी काम का प्रोसेस है उससे हमेशा कंट्रोल में रख सकती है एग्जीक्यूटिव को। पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब जो इम्पीचमेंट वाला प्रोसीजर मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, तो इम्पीचमेंट में क्या होता है कि एक कोई भी एक हाउस हो जहाँ पे आप लोग एक एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, तो वहां पे ये जो एप्लीकेशन है वो लोकसभा तो कर ही कर सकती, फर्स्ट जो फर्स्ट वाली बात होती है ना कि पहले कौन करे, तो ये मतलब जैसे मनी बिल है तो मनी बिल पहले जो है वो राज्यसभा नहीं ला सकता, वो राइट हमेशा लोकसभा को है। लोकसभा को क्यों है, तो ये मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वाला जो है कि प्रेसिडेंट को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, तो अगर इसका पहला इम्पीचमेंट का जो है एप्लीकेशन है तो वो हाई कोर्ट जो राज्यसभा है ये वो भी ला सकती है। ठीक है, सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि ये भी इसे ला सकती है, और यहाँ से मतलब सिग्नेचर के बाद में ये दूसरे हाउस में इस चीज को भेज सकती है। इट कैन ऑल्सो इनिशिएट द प्रोसीजर रिमूवर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सिमिलरली वही चीज। Can give the union parliament power to make laws matter include the state in state list। अब जो भी स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर इक्वली इंटरफेरेंस किसका होने वाला है, राज्यसभा का। क्यों होने वाला है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, राज्यसभा में जितने मेंबर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आ रहे हैं। दैट मीन कि वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है तो वो अपने क्षेत्र के हर एक जो भी मुद्दा है, जो प्रॉब्लम्स है, जो लॉज बनने वाले हैं उसके ऊपर इक्वली इंटरफेयर कर सकती है। तो उसका पूरा पूरा राइट है कि स्टेट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होने वाले हैं, जो भी मैटर्स होने वाले हैं वहां पे इसे भी इंक्लूड किया जाएगा, बिना इसके परमिशन के वहां पे कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर, तो ये हम लोगों ने देख लेते राज्यसभा के। राज्यसभा के पास में कौन कौन सी पावर्स है, राज्यसभा जो है वो किन किन मुद्दों के ऊपर काम करता है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लोकसभा के ऊपर, क्योंकि दोनों जो पार्टीज है दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेकर के सॉल्व कर रही है। तो राज्यसभा वाली चीजें समझ में है कि एक्चुअल में राज्यसभा के पास में कौन कौन से पावर्स है और राज्यसभा काम क्या क्या करती है। ठीक है, इतने सारे जो पावर्स है वो सारे किसके अंडर में आते हैं, राज्यसभा के पास में। राज्यसभा सिर्फ मनी बिल नहीं ला सकता, अदरवाइज वो सारे काम डन कर सकता है। नॉन मनी बिल जितने भी होंगे वो उसको पहले रख सकता है, इम्पीचमेंट के लिए पहले अपनी याचिका दायर कर सकता है, वो जो भी स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जितनी भी मैटर्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर बात कर सकता है, और इसका इसमें मतलब उसकी परमिशन रिक्वायर है ही है।
क्लियर। देन उसके बाद में क्या होगा कि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है, उससे क्वेश्चन आस्क कर सकता है। जितना राइट लोकसभा के पास में है उतने ही राइट्स इसके रिगार्डिंग किसके पास में है, राज्यसभा के पास में भी इक्वली राइट्स है। क्लियर। अब हम बात करते हैं लोकसभा के। अब क्योंकि कुछ चीजों में लोकसभा और राज्यसभा डिफरेंट डिफरेंट है, तो अब हम राज्यसभा के पावर्स के बारे में लोकसभा के पावर्स के बारे में बात करते हैं कि अब लोकसभा को कौन कौन से पावर्स है। राज्यसभा के तो देख लिए, makes laws of matter including in union list and concurrent list, can introduce and enact money and non money bills। देखो, जो यूनियन मैटर्स थे उसके ऊपर किसका हक नहीं चल रहा था, यूनियन लिस्ट जो थी उसके ऊपर जो है वो राज्यसभा काम नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करिए। लेकिन स्टेट से रिलेटेड जितनी भी लिस्ट थी, स्टेट की जो लिस्ट थी उसके ऊपर कौन काम कर रहा था, ये क्लियर था कि स्टेट लिस्ट के ऊपर बिना राज्यसभा के कोई काम नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से लोकसभा, अब लोकसभा जो है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे जितने भी लोग होकर आए हैं वो किसके थ्रू हुए हैं, डायरेक्टली पीपल के थ्रू इलेक्टेड होकर के आए हुए हैं। तो इनकी राजनीति तो भैया सब पे चलेगी। ये मनी बिल भी ला सकते हैं, ये नॉन मनी बिल भी ला सकते हैं, इनका ये पावर हो गया। ठीक है, इनका पावर क्या हुआ कि मनी बिल भी लाएंगे, नॉन मनी बिल भी लाएंगे, पावर रिजर्व है। ये यूनियन लिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे, ये जो कंबाइंड लिस्ट है दोनों की उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, स्टेट लिस्ट के ऊपर क्यों नहीं यहाँ पे मेंशन किया है, कॉन्करेंट लिस्ट ही रखी हुई है, क्योंकि स्टेट लिस्ट जो है ऊपर ज्यादा, मतलब उसको ज्यादा प्रेफरेंस कौन किसका मिलता है, राज्यसभा का। क्लियर। फिर क्या होता है कि जितने भी टैक्सेशन, बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके ऊपर किसका जो प्रपोजल जो होते हैं उसको अप्रूवल किसका इंपॉर्टेंट होता है, उनके ऊपर लोकसभा का, है ना। क्योंकि देखो जितने भी टैक्सेशन जितने कलेक्ट हो रहे हैं, बजट हो रहा है, एनुअल जितना हो रहा है, तो ये किसको, ये फाइनेंस कौन कराता है, ये सारे लोकसभा करवाती है। हम लोगों ने भी देखा कि पार्लियामेंट जो है इसी का सबसे बड़ा फीचर है, ये सारे बजट क्लियर कराती है। आपको पूरे देश में चलाने के लिए जितना सालाना खर्च लगता है, जहाँ जहाँ पैसा लगता है, जितनी योजनाएं आती है, स्कीम्स आती है, वहां पे जो पैसा लगता है वो आपको यहाँ से सेंक्शन होता है। ये डिसाइड करती है कि भैया आपको कितना कितना बजट चाहिए। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का काम भी हमारा जो है इसके पास में भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन ला सकता था, राज्यसभा भी तो ला सकती थी, वहां पे भी था, लेकिन इक्वली पावर्स को भी है कि अगर कोई अमेंडमेंट लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो वहां पर किस मतलब लोकसभा भी मायने रखती है। हाँ, अगर ये किसी की स्टेट से रिलेटेड हो, मीन्स क्या हुआ कि उसकी बाउंड्री कम ज्यादा करनी है, उसका नाम चेंज करना है, तो ये सारी चीजों में फिर राज्यसभा जो है उसका इंटरफेयर होगा, क्योंकि बिना उसके ये चीजें नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रिजोल्यूशन एंड थ्रू द नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब क्या होगा कि जिस तरीके से जो पावर किसके पास था, राज्यसभा के पास में, कि जो एग्जीक्यूटिव है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, किसके थ्रू, आप उसे प्रश्न पूछ सकते हो, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अप्रस्ताव ला सकते हो, उसे हम सारी जो प्रोसेस है वो कर सकते हो। जैसे राज्यसभा कंट्रोल कर रहा था, सेम जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, लोकसभा। दोनों के पास में ये राइट्स है, मतलब कुछ राइट्स ऐसे हैं जो दोनों के ही इक्वल है। ठीक है, कुछ ही राइट्स ऐसे होते हैं जो दोनों के डिफरेंट होते हैं। अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। क्लियर। जब एमरजेंसी क्रिएट होती है, मतलब एमरजेंसी लगाई जाती है, हम लोगों ने बात की थी ना आर्टिकल 350, 352, 362, ये वाली, जब प्रेसिडेंट के पास में भी पावर था कि वो इमरजेंसी लगा सकता है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है, तो ये पावर किसके पास में है, लोकसभा के पास में। अगर जब वो क्या होता है कि कहीं इमरजेंसी लगानी है तो राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है, लेकिन किसकी हेल्प से, इन्हीं से पूछ के, जो इनका कैबिनेट होता है, तो इनकी सहमति के अकॉर्डिंग के हिसाब से ही जो है वो क्या करता है, इमरजेंसी लगाता है। इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सिमिलरली राज्यसभा में भी हमने यही बात की थी कि राज्यसभा में भी इम्पीचमेंट भी ला सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब दोनों ही पावर्स। सिर्फ एक पावर डिफरेंट कौन सी हो रही है, ये वाली हो रही है और इमरजेंसी वाली हो रही है। क्लियर। बाकी ऑलमोस्ट जो पावर्स है दोनों की सिमिलर है।
ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब यहाँ पे बार बार बता रही हूँ कि दोनों जो है कि कुछ सिमिलर्स है और कुछ मतलब सिमिलर नहीं है। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जो लोकसभा की और राज्यसभा की जो सिमिलर पावर्स नहीं है, आपको वो करना है, ठीक है, कि डिफरेंस कैसे है। ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। जो दोनों हाउसेज हैं, मतलब हाउसेज तो दोनों हैं, दोनों में इलेक्टेड पीपल्स आए हुए हैं, तो डिफरेंट कैसे हैं। तो क्या क्लियर करना है कि फर्स्ट डिफरेंस तो क्या हो जाएगा कि राज्यसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं, और लोकसभा में क्या आते हैं कि वो डायरेक्टली पीपल से होके आते हैं। लोकसभा की पावर्स के बारे में बात करें तो ये क्या मतलब यूनियन लिस्ट के ऊपर सारे काम कर सकते हैं, इमरजेंसी जो प्रोविजन भी काम कर सकते हैं, बट राज्यसभा नहीं कर सकती है। लोकसभा मनी बिल ला सकती है, बट राज्यसभा जो है वो मनी बिल नहीं ला सकती है। क्लियर? वेट। लोकसभा मनी बिल ला सकती है, लेकिन राज्यसभा जो है वो मनी बिल नहीं ला सकती है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ कि देखो लोकसभा के पास में कौन कौन से पावर है जो राज्यसभा के पास नहीं है। लोकसभा जो है वो मनी बिल ला सकती है। क्लियर? राज्यसभा मनी बिल कभी नहीं ला सकती। मनी बिल के ऊपर अप्रूवल दे सकती है, उसको सजेशंस दे सकती है कि भाई इस मनी बिल में ये खामी है, आप इसको क्लियर करें, ठीक है, लेकिन वो कभी भी मनी बिल अपने इंडिविजुअली नहीं ला सकती, लेकिन लोकसभा ला सकती है। लोकसभा में इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो भी यहाँ इसके ऊपर भी राज्यसभा का क्या इंटरफेरेंस हो सकता है। यूनियन लिस्ट के ऊपर बात करनी है तो वो लोकसभा करेंगी। स्टेट लिस्ट के बारे में बात आती है तो विदाउट परमिशन लोक राज्यसभा के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी बाउंड्रीज है, दोनों की अपनी अपनी वहां पे इंपॉर्टेंस भी आ जाती है। तो अब हम लोगों ने ये तो बात देख ली कि भैया राज्यसभा के पास में इतने सारे पावर्स है, लोकसभा के पास में इतने सारे पावर्स है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। लेकिन जो राज्यसभा है ना वो भी छुपा रुस्तम है भाई, उसके पास में बहुत सारी पावर्स है। देखा बच्चा कितना खुश हो रहा है। तो ऐसे ही हमारी राज्यसभा खुश होती है जब उसके पास में कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हुई है, जहाँ पे उसका होना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बस इसी मोड पे ये खुश हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्या हुई, अभी मैंने जस्ट बताया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यही अपने स्टेट को, क्योंकि यहाँ पे स्टेट असेंबली से जो आता लेजिस्लेटिव असेंबली से लोग इलेक्ट होकर के आते हैं। Its purpose is to protect the power of the state. Therefore, any matter that affect the state must be referred to it for its constant and consent approval. Does Union Parliament wishes to remove a matter of the state list? अब यहाँ पर वही वाली बात फिर से रिपीट हो रही है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन कि स्टेट के जितने भी पावर है इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। स्टेट से रिलेटेड जितने भी पावर्स आने वाले हैं तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, हमारे राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये इसको प्रोटेक्ट करने के जितने भी काम होने वाले हैं वो इसको करेंगे। तो यहाँ लिस्ट से रिलेटेड जितने भी काम आते हैं वहां पे इंटरफेरेंस किसका मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव का, ठीक है। अदर टू यूनियन लिस्ट टू to the nation approval the राज्यसभा is necessary, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि आपको जब स्टेट लिस्ट में आप कोई बात कर रहे हो वो स्टेट का है तो वहां पर हमारी राज्यसभा का जो भी डिसीजन होगा वो उसको अप्रूव करना नेसेसरी हो जाएगा। आप बिना इसकी परमिशन के कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। द प्रोविजन एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा हाउएवर एक्सपीरियंस शो द राज्यसभा रिप्रेजेंट देयर पार्टी मोर देन द रिप्रेजेंट देयर स्टेट्स। अब ये बात तो भाई हर छुपी रुस्तम है कि हम हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के पहले हम यहाँ पे भूल जाते हैं। ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हो गई है, या हम सब कहे कि ये संवैधानिक बातें हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमारा अपना व्यक्तित्व जो होता है, मतलब अपना अपना स्वार्थ होता है हर चीज के लिए, हमारी सेल्फिशनेस होती है। तो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने मोस्ट ऑफ देखा है कि कोई भी हो, कि आपसी में अगर ये बीजेपी पार्टी है और ये कांग्रेस की पार्टी है, अगर आपसी में इनका कोई रिलेशन भी है, ये सन फादर क्यों ना हो, अगर अलग अलग पार्टीज में है तो इन दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी आ जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होता है कि जब यहाँ पे पहुंचते हैं ना तो ये भूल जाते हैं कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, हमें हमारे काम को निकलवाना है, हमें एक बेहतर
बेहतर राज्य की स्थापना करनी है, ये चीजें यहाँ पर ही भूल जाते हैं। ये सब किसको रिप्रेजेंट करने जाते हैं? अपनी अपनी पार्टीज को। बीजेपी का बंदा बीजेपी को करेगा, कांग्रेस का बंदा कांग्रेस को करेगा, है ना। जो भी पार्टी का हो तो वो किसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं? अपनी अपनी जो पार्टीज है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो स्टेट्स होती है, जो उनका मेन मुद्दा होता है, उसको रिप्रेजेंट करना भूल जाते हैं। अगर आप में से कोई चाह रहा हो जाना तो प्लीज ऐसा ना करें। ओके, पावर एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द लोकसभा। अब हमने ये जो पावर्स है वो देख ली थी कि सिर्फ जो राज्यसभा के पास में स्पेशल पावर्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स है जो कि सिर्फ लोकसभा के पास में है, और यही जब हम पावर्स देख रहे थे तब मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सबसे पहला तो कौन सा होता है? मनी बिल। क्लियर? मनी बिल एक इकलौता वो है, ऐसा है जो सिर्फ लोकसभा ही ला सकती है, ठीक है। राज्यसभा मनी बिल को कभी नहीं लाती। हाँ, मनी बिल के ऊपर क्या कर सकती है वो इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए कह सकती है, कुछ चेंजेस करने के लिए कह सकती है। अदरवाइज इसके लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि ये इसको अप्रूवल दे, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं, ये सिर्फ सजेशन दे सकती है, उसमें कुछ नहीं। अगर हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी जो बिल होता है वो 2 से 3 स्टेजेस में होकर के गुजरता है। फर्स्ट स्टेज क्या हो जाती है इसकी कि एक इसमें क्लियर होता है, जैसे मनी बिल के बारे में बात करें तो मनी बिल जो है वो लोकसभा से निकलेगा, क्लियर। फिर वो राज्यसभा में जाएगा, देन ये प्रेसिडेंट के पास में जाएगा फॉर सिग्नेचर, क्लियर। तो ये 3 स्टेज में होकर के जाता है। अब लोकसभा से निकला राज्यसभा के पास में सिग्नेचर के लिए, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। तो यहाँ पे भी हर किसी के पास 3 स्टेप होते हैं। एक तो ये क्या कर देता है और ये आगे बढ़ जाता है, क्लियर, ये आगे बढ़ जाता है। दूसरा, ये इसको रोक लेते हैं, ये यहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। तीसरा, ये इसको यहीं से रिटर्न कर देते हैं, किस लिए? कि कुछ इसमें चीजें चाहिए होती है कि ये सही नहीं है, ये इसको फिर से पढ़ूं। तो इसीलिए जो है 2 हाउसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एक ने कोई गलती की है तो दूसरा उसको सुधार लेता है। लेकिन मनी बिल में क्या होता है, ये इसको यहीं पे सुधार लेता है। मनी बिल में ये दोनों के स्टेप जो होती है वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाती है। ये सिर्फ उसको सजेस्ट करता है कि भाई मनी बिल आया है, इसमें तुमने ऐसे ऐसे कर लिया है, लेकिन ये चीजें ऐसी हो सकती है, सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकता कि तुझे इसको करना ही है। ना इसे ये रोक सकता है, एक तो ये इसको अप्रूवल दे दे या इसको कुछ सजेशन दे के रोक ले, ठीक है। तो राज्यसभा के पास में पावर नहीं होता है, लेकिन ये पावर किसके पास होता है? लोकसभा के पास में, रिगार्डिंग टू मनी बिल। The Rajya Sabha is elected by MLAs and not directly by the people. Therefore, the constitution stopped short of giving certain power to the Rajya Sabha in a democratic form adopted by our constitution. The people are the final authority by the logic. The representative directly elected by the people should have the crucial power of removing a government and controlling the finance. Clear? ये वही चीज होगी जो मैं आपको समझा रही हूँ कि जो राज्यसभा है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होकर के आई है, लेकिन लोकसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आई है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई इससे ज्यादा इसके पास पावर्स क्यों है, तो हम ये आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। क्लियर? तो समझ में आया कि राज्यसभा और जो लोकसभा है इतने पावरफुल कैसे हैं, इन दोनों के पास में क्या क्या पावर्स है। लेकिन फिर अब आप कहोगे कि मैम इससे ज़्यादा तो पावर जो है वो हमारे मोदी जी के पास में है। तो भाई वो इसीलिए क्योंकि ये इनके हेड है, क्लियर। हेड ये नहीं बोल रही हूँ कि लोकसभा के हेड है और राज्यसभा के हेड है, इन दोनों के अपने अपने अलग अलग हेड होते हैं, ठीक है। इसके दोनों के ही हेड कौन है? पीएम जो है वो दोनों के ही हेड नहीं है, इन दोनों के अपने अपने हेड्स होते हैं, जो कि अभी हम लोग आगे देखते हैं। देखो राज्यसभा में क्या होता है, एक्स ऑफिशियो पर्सन होता है, ठीक है। और वो कौन है, वो हम लोग ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास में मतलब 2 ही काम होते हैं। एक तो वो एज अ प्रेसिडेंट काम करे, और सेकेंड वन इज वो एक्स ऑफिशियो ऑफिसर हो, किसके? राज्यसभा के, ठीक है। उपसभापति हो राज्यसभा के। तो जैसे ही उपराष्ट्रपति बनते हैं अपने आप उनके पास में राज्यसभा की सत्ता चली जाती है, क्लियर। तो इसके सभापति कौन हुए? ये, मतलब इसके हेड कौन हुए? ये। अगर आप बात करें लोकसभा की, ठीक है, कि मैम लोकसभा में उसका हेड कौन होता है, तो हम ये नहीं बोलते कि इसके वाइस प्रेसिडेंट है तो उसके प्रेसिडेंट होंगे, जी नहीं। यहाँ के जितने भी मेंबर्स होते हैं तो ये मेंबर्स क्या करते हैं, अपने में से एक लीडर चूज करते हैं, जो इसके हेड बन जाते हैं, लोकसभा के हेड हो जाते हैं, क्लियर। ठीक है, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं। तो वो इनके स्पीकर हो जाते हैं, और यहाँ पर जो एक्स ऑफिसियो है वो कौन हो जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। दोनों के हेड क्लियर हो गए। देन
हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी तक के शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉ बना रही है, लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ बना रही है। तो भाई लॉ बनता कैसे है? सबसे बड़ी समस्या ये हो गई ना कि लॉ तो बन रहा है, अब ऐसे तो नहीं कि भाई ये कढ़ाई रखी, ये कैक्टस का ही पेड़ वेड़ डाल दिया, बन गई। जी नहीं, ऐसे लॉ बनाना है तो हमें प्रॉपरली एक प्रोसीजर से गुजरना होगा। जैसे कि हम कोई डिश बनाते हैं तो उसके लिए सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, फिर बनाते हैं, बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्व करते हैं। तो वही सारी प्रोसीजर जो होती है वो यहाँ पे भी आ जाती है जब हमें कोई लॉ बनाना होता है। तो ना अब हम वो रेमेडी बनाते हैं जिससे कि हमारा लॉ जो है वो क्रिएट होने वाला है, बनने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि लॉ कैसे बनता है, कैसे हम लोग इतनी ज़्यादा मतलब जो बड़े बड़े लॉज आते हैं कि भाई उसके बनने के बाद इतनी बहस क्यों होती है, कि जो लॉ बन जाता है ना उसके बाद में भी बहुत बहस चलते रहती है, प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी किसान। तो बस वही एग्जाम्पल रख सकते हैं, जैसे फॉर्मर बिल आया था, ठीक है, लोगों को पसंद नहीं आया था, 1 साल हो चुका था, अभी तक के लोग अभी भी जस्ट है ना बॉर्डर से घर रिटर्न हुए हैं प्रोटेस्ट करके। उसी के पहले जो आया था, तो क्या था ये सब, कैसे बिल बने थे, ये सारी चीजें जो है अब हम देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी जब बिल आता है ना, मतलब बिल एक्चुअल में, पहले तो ये देखो कि बिल एक्चुअल होता क्या है। बिल हम उसे कहते हैं कि एक तरीके से बोल सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि हम हमारे घर वालों को, जब हमें कहीं बाहर जाना होता है ना, तो हम पहले हमारे छोटे भाई या बहन से बात करते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, फिर धीरे से एप्लीकेशन जो जाती है वो खसकती है मम्मी के पास में, क्लियर। और फिर मम्मी मम्मी का अप्रूवल हुआ तो, क्लियर, मम्मी का अप्रूवल, देखो यहाँ पे ये हम है, ठीक है, ये फनीस्ट वन जो है वो हम है, क्लियर। सॉरी, इट्स बहुत, ये बहुत ज्यादा फनी हो गया है, ये ऐसे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, क्लियर। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि इन्हें कहीं जाना है, तो इनने अपने ये भाई जो बहन है जो भी इनके पास में डाला कि भाई मुझे यहाँ पिकनिक पे जाना है, कॉलेज और स्कूल से ट्रिप जा रही है। अब जाना तो कैसे करें, डायरेक्टली तो हेड ऑफिस पहुंच नहीं सकते, तो इन्होंने अपना एप्लीकेशन इन्हें दिया, इनने सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है जाने देते हैं, थोड़ी बहुत रिश्वत ये ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मम्मी के पास गए, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि भाई जाने देना है नहीं जाने देना है, लेकिन मम्मी क्या होती है, हमारे सपोर्ट में होती है, हम इन्हें कन्विंस कर लेते हैं, क्लियर। फिर अब क्या होगा कि ये जो एप्लीकेशन है अब ये डायरेक्ट हेड ऑफिस जाएगा, मीन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और यहाँ पे क्लियर होगा कि जाने देना है ये नहीं जाने देना, इसका अप्रूवल देना है ये नहीं देना है। अगर अप्रूव हो जाता है तो क्या हुआ कि मौज ही मौज, नहीं हुआ तो वापस रिटर्न घर। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है ये ऐसा नहीं होता है, ये जो रिस्की इतना नहीं है, जो हमारा पार्लियामेंट वाला सिस्टम है इतना नहीं है। यहाँ पे जो बिल आता है तो यहाँ पे किसी की इतनी नीड नहीं होती है, कई बिल जो है वो अप्रूव करने होते हैं। ये जो यहाँ पर हेड होता है ना, इसके ऊपर भी जो प्रेसिडेंट होते हैं, इस हेड को हम फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ कंडीशन में अपनी परमिशन जो है वो अप्रूव कर देते हैं, वो किसी चीज को नहीं रोकते हैं किसी के लिए भी, क्लियर। तो कोई जब बिल आता है तो एक फॉर्मेट होता है वो, ठीक, सजेशंस होते हैं कि भाई मुझे इस तरीके का काम करना है और ये मेरा सजेशन है। अगर हम अभी फार्मर बिल को लेकर के ही बारे में बात कर लें, तो फार्मर बिल क्या होगा, वो कौन लेकर आएगा, कृषि विभाग, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वही लेके आएगा। तो अब इनने क्या किया, या जो ट्रेड वाला जो बिजनेस करते हैं फार्मर्स वाला, तो उनने लेके आए। तो अब उनने क्या किया, उस विभाग ने क्या किया कि वो बिल, मतलब उनने एक फॉर्मेट लाया, क्लियर। वो चाहते हैं कि इस सेक्टर में वो इतने इतने इम्प्लीमेंटेशन करे, ये संशोधित करे, अमेंडमेंट लाए। तो इन्हें क्या किया, एक फॉर्मेट लाया और इसी फॉर्मेट को कह दिया बिल, कि भाई ये बिल है, क्लियर। अब हमने पहले क्या बात की थी कि उस बिल को, मतलब दो, एक रफ फॉर्मेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी बिल जो है वो अगर राज्यसभा से निकला है या लोकसभा से निकला है तो 1/3 लोगों की परमिशन के साथ में वो नेक्स्ट में जाएगा, फिर यहाँ पर उसको अप्रूवल मिलेगा, फिर वो जाएगा किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। ये हमारी एकदम शॉर्ट वाली प्रोसीजर हो गई थी, ठीक है। एक हाउस से निकल के दूसरे हाउस में उसको परमिशन लेना है, फिर वहां से निकल के अगर वो भी वहां से परमिशन क्लियर हो गई है तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट के पास में फिर वो तो वीटो पावर जो है वो यूज करेगा, या तो उसको अप्रूवल दे देगा या उसको रोक लेगा, या तो फिर उसको वापस री रीडिंग के लिए भेजेगा, क्लियर। अगर ये मतलब अप्रूवल दे दिया तो जो बिल है वो क्या बन जाता है, बिल बिकम्स टू एक्ट, क्लियर। अब ये जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। तो अब ये कैसे होता है, देखो सबसे पहली फर्स्ट स्टेप तो हमारी ये आते है कि ये जो बिल है
बिल आता है तो बिल जो फॉर्मेट है वो क्लियर करते हैं, तो ये कहाँ पर आता है, यहाँ आया। सिर्फ नॉन मनी बिल्स होते हैं ये, क्लियर। मनी बिल जो है वो कभी ऐसे नहीं होता, मनी बिल को डायरेक्टली अप्रूवल जो है वो मिलते रहते हैं। तो इंट्रोडक्शन इन आदर इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। अब क्या हुआ कि अगर ये लोकसभा से है, ठीक है, तो लोकसभा में उसका इंट्रोडक्शन होगा कि भाई एक्चुअल में मैंने लाया क्या है, क्योंकि ये देखो 1/3 मेंबर्स हैं, तो इनकी परमिशन है। अगर किसी एक ने, अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं बड़ी समझदार, ठीक है, मैं गई हूँ, लेकिन मुझे तो सब मना कर देंगे, आई नो। तो क्या हुआ कि 1/3 लोगों को तो परमिशन लेनी है, तो सबसे पहले आपको उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि भाई ये नया मेंबर है, नया बिल आ रहा है लॉ की बुक में, तो आप इसको, मतलब ये मैंने ऐसा ऐसा प्लान किया है, आप क्या इससे सहमत हो। तो अगर ये हो जाता है तो क्या होंगे, 1/3 परमिशन से आगे बढ़ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन इन अदर हाउस इन केस ऑफ, देन जो ये सेकेंड स्टेप, ठीक है। देन थर्ड स्टेप क्या होती है, बिल सेंड टू कमिटी और डिस्कस टू इन द हाउस इटसेल्फ। अब जो हाउस है वो एक कमिटी को देगा, ठीक है, कि भाई ये सही है, ये नहीं है, क्लियर। मतलब उस बिल के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस होने हैं, तो ये जाएंगी, वो कमिटी रिपोर्ट देगा। अगर वो कमिटी जो है आ रही है हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट, तो जो कमिटी की रिपोर्ट है वो तो हाउस एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन डिटेल डिस्कशन ऑफ बिल इन हाउस। अब क्या हुआ कि अब वो जो बिल आ गया, अगर उसने परमिशन दे दी है तो वो नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ेगा। अब ये आगे बढ़ चुका है तो क्या होगा कि इसके ऊपर, ठीक है, बिल के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, क्लियर। अभी तक हम एक ही हाउस के बारे में बात करें, यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली जो है पूरे पूरे अलग अलग हाउसेस के बारे में बात करी। ये सिंगल हाउस में बात हो रही है कि एक मेंबर है, उसने बिल लेके आया, फिर उसको इंट्रोड्यूस कराया, फिर क्या किया उस हाउस ने, उसके ऊपर एक कमेटी बैठाई कि क्या रिक्वायर है या नहीं है, इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट, क्लियर। फिर ये क्या करे, कमेटी बैठा रहा है, तो उसके लिए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, अभी जो चल रहा है, जो पॉलिटिक्स चल रही है, जनता को उसकी नीड है। तो क्या करेंगे, कमेटी को आगे बैठा लेंगे, फिर उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगा, सभी लोग अपने अपने मत रखेंगे, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। अगर यहाँ से अप्रूव हो जाता है, ठीक है, बिल एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अगर यहीं पे अभी हम सब एक ही, हम लोग सपोज मान लिया हम लोग लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, लोकसभा में। अगर लोकसभा में ये सिलेक्ट हो गया, इसको 1/3 वोटिंग मिल गई, तो क्या करेंगे, ये नेक्स्ट हाउस में इसको भेज देंगे, क्लियर। लोकसभा से अभी कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ये हो रहा है राज्यसभा में ट्रांसफर। अभी राज्यसभा में जा रहा है, तो राज्यसभा में क्या होगा, सिमिलरली जो प्रोसेस थी वो यहाँ पर भी रिपीट होने वाली है, क्योंकि ये तो रिस्क नहीं लेंगे। अब लोकसभा से निकल के राज्यसभा में जाएंगे, अदर हाउस अप्रूव और गिव्स रिकमेंडेशंस, अगर उसको सही लगता है तो वो उसको अप्रूवल दे देगा, क्लियर। अगर उसे सही लगता है तो अप्रूवल दे देगा, अगर उसे सही नहीं लग रहा है तो उसमें कुछ रिकमेंडेशंस हो रही है, तो वो क्या करेगा, उसको वापस भेजेगा, बोलेगा जाओ इसको इतना इतना इम्प्लीमेंट करके लाओ, ऐसा हो जाएगा। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर हाँ, कई कंडीशन ऐसी होती है कि जब अगर के बात होती है या कोई बिल पेंडिंग पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर के इसके ऊपर मीटिंग बैठाते हैं, और उसको लीड कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से या तो वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा या वो बिल जो है वो पास हो जाएगा, वो अप्रूव हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ से राज्यसभा से भी बिल अप्रूव हो जाता है तो क्या होगा, वो जाता है किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। फिर प्रेसिडेंट अपने 3 पावर्स यूज करता है, उसको रोक लेगा या उसके ऊपर अप्रूवल दे देगा या उसे मतलब वापस भेज देगा री रीडिंग के लिए। अगर री रीडिंग के लिए वो भेज रहा है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जिम्मेदारी हो जाती है कि बिल जिस भी हालत में रिटर्न आ रहा है, उसमें कोई इम्प्लीमेंट किया हो नहीं किया हो, पर इन्हें उसको अप्रूवल देना ही देना होता है, ठीक है, इट इज नेसेसरी। फिर क्या होता है कि के ऊपर साइन कर देते हैं, अपना नाम लगा देते हैं, फिर हमारा जो बिल होता है वो लॉ बन जाता है, बिल बिकम्स लॉ, क्लियर। कैसे एक बिल बन रहा है, एक सदन से उठता है, दूसरे सदन में जाता है, यहाँ की परमिशन लेता है, वहाँ की परमिशन लेता है, और एट द एंड प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर अपनी मुहर लगा देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो बिल है वो एक्ट बन जाता है या लॉ बन जाता है, क्लियर, कि किस तरीके से लॉ बनते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि मैम जब यहाँ पर तो बिल जो है इतने सारे लोगों ने मिलकर बनाया था, दोनों ही हाउसेस के कंसेंट से बना हुआ था, हाउसेस में दोनों पार्टी के लोग हैं, वहाँ पे कांग्रेस भी है, वहाँ बीजेपी भी है, सारे हैं, तो फिर बाद में अगेंस्ट पार्टी वाले क्यों इसके ऊपर मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, क्लियर। तो प्रोटेस्ट क्या होता है कि यहाँ पर तो ये लोग अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन पब्लिक को वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो
हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ मेंबर्स, मेजॉरिटी किसकी होती है, इन्हीं मेंबर्स की। जिसकी सरकार चल रही है उसी की सबसे ज्यादा सत्ता होती है। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब अगर मुझे यहाँ पर मतलब टोटल मेंबर्स है, क्लियर, मुझे यहाँ पर कितने मतलब कितने लोगों के वोट चाहिए, मैक्स टू मैक्स मुझे 120 लोगों के वोट चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेजोरिटी वाली जो गवर्नमेंट किसकी बन रही है, बीजेपी की, अगर बीजेपी की है यहाँ 80 लोग है, ठीक है 80 लोग है, तो 40 लोग और बढ़ाने में कौन सी देर लग रही भाई, 40 वोट तो अरेंज करना है ना। तो इस तरीके से ऐसे करके लॉज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। और इन लोगों के पास यहाँ पे क्या होता है कि जो दल बदल होता है वहां पे, तो इनके ऊपर इसके ऊपर कुछ कुछ प्रोविजंस लगे हुए होते हैं, तो ये इनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो ये वाला जो है एकदम शॉर्ट वाला, और ये वाला जो ये है डायग्राम, अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ कैसे है, बिल, एक बिल कैसे ट्रांसफर होता है, जो लॉ है ये एक्ट में कैसे ट्रांसफर होता है, तो यू कैन विथ दिस चार्ट, या तो फिर आप एकदम सिंपल वाला जो चार्ट है ये भी बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग होती है सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग जब आ रहा है, देन पब्लिकेशन इन गेजेट, गेजेट में आता है, फिर उसके बाद में इंट्रोड्यूस कराया जाता है उसे। ठीक है, फिर उसके बाद कमिटी बनती है, फिर उसके बाद में सेकेंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी, फिर बिल जो है वो अदर हाउस में जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा और ये फाइनली लॉ बन जाएगा। क्लियर, ये सारी जो प्रोसेसेस है हम लोग उस चार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, अब आती है भाई सबसे इम्पोर्टेंट कि बिल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो बिल जो होते हैं, बिल किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये देख लो। तो अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, ठीक है, जो भी प्रपोजल है हमारे पास में, ठीक है, एक ड्राफ्ट लेके आए हैं, जो एक प्रपोजल फॉर्म लेके आए हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। कि भाई सपोज मुझे ना कहीं मतलब मुझे फार्मर लॉ लाना था, तो मैंने उसका एक प्रपोजल ला के रखा, तो मैंने उसे ही बिल कह दिया कि ये मेरा प्रपोजल है, ये मेरा प्रपोज्ड लॉ है। ठीक है, वही जाकर के लास्ट में क्या बन जाता है, बिल। अब बिल एक्चुअल में मैं बात करूँ तो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, अच्छा प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट बिल, नॉन मनी बिल और मनी बिल, ये सब क्या क्या होते हैं, दो टाइप्स कितने होते हैं, 4 टाइप के बिल होते हैं। ठीक है, बिल, आप जाकर इकोनॉमी में मत पढ़ लेना इसको। ठीक है, मेरी राइटिंग भाई सुधारूंगी मैं अपनी राइटिंग, मूवमेंट करने चाहिए किसी भी एज में, कहीं भी, कैसे भी, जहाँ जरूरत पड़े। प्राइवेट बिल क्या होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। अगर आप बात कर रहे हो कैबिनेट से हटके, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है, क्योंकि हम क्या बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट जो है पूरी सरकार कौन है, ये चला रहा है। इनसे हटके अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोई बिल लाता है तो उसे हम प्राइवेट बिल कहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ पार्लियामेंट का मेंबर हो लेकिन वो सरकार में हिस्सेदारी नहीं हो, ठीक है, मतलब उसमें कोई विशेष पद ना मिला हो, लेकिन वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, अगर वो ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो बिल लेकर के आता है तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट बिल। क्लियर, अगर प्राइवेट बिल की डेफिनेशन पूछने के लिए आए तो आप ये लिख सकते हैं। गवर्नमेंट बिल कौन से हो गए, इसके जस्ट अगेंस्ट वाला जो बिल है उसको गवर्नमेंट कहते हैं। ये एक प्राइवेट व्यक्ति लाया था, ये गवर्नमेंट के अंडर में जो लोग हैं उसमें से अगर कोई बिल लेकर के आता है तो उसको हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं। क्लियर, मनी बिल, बजट से रिलेटेड जो मनी बिल आता है वो मनी बिल हुआ, इसके एक छोड़ के जितने भी बिल होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन मनी बिल। अब नॉन मनी बिल में कौन कौन सी चीजें रखें, तो हम ऑर्डिनरी बिल्स रख सकते हैं, कोई भी, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, सीए हुआ, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में सॉरी ये मैं सीएए रख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल जो सिटीजनशिप जो एक्ट था वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ना, आर्टिकल 5 to 11 जो है वो ऑलरेडी इसमें डिस्कस्ड है। लेकिन अभी जब सीए आया हुआ था तब हमने क्या किया था, उसमें अमेंडमेंट किया था, तो ये हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को छेड़ने के लिए जो भी बिल लेकर के आए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हो गए। ठीक है, अदर बिल अगर हम कोई योजना लाते हैं, कोई लॉ लाते हैं, तो वो वाले अदर बिल्स में आ जाते हैं। मनी बिल जो मनी से रिलेटेड हो, मनी बिल हो गया। क्लियर, बिल 4 प्रकार के हैं, जो गवर्नमेंट से बाहर के ला रहे हैं वो प्राइवेट मनी बिल, प्राइवेट मनी बिल्स हो गए। जो गवर्नमेंट के ओहदे में रह करके ला रहे हैं दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बिल। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ऑर्डिनरी हो, इट इज कॉल्ड नॉन मनी बिल। और जो मनी बिल है तो मनी बिल ही है भाई, बजट से रिलेटेड, सारे टैक्सेशन से रिलेटेड। तो मनी बिल हो गया, हमने लॉ बना लिया।
है ना। डेफिनेशन यहीं पे ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अभी हमने क्या किया, हमने लॉ तो बना लिया, हमने बिल भी देख लिया कि बिल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या है। तो नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक हम इसको जब से देख के पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो शायद रहा नहीं रहा हो, क्योंकि कब से हम इस चीज को देख के पढ़ रहे हैं ना। हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था एग्जीक्यूटिव, करेक्ट, वहां पे भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अभी हम डबल कर रहे हैं, क्लियर हो गया कि ये इम्पोर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव को कौन कंट्रोल करता है। इसको पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है। तो भाई अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो हमेशा हमेशा आता है, अब हमको इसको क्लियर करना है कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने पहले बात की थी, एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, जो मेजोरिटी वाली सरकार होती है। ठीक है, मेजोरिटी वाली जो पार्टी होती है वही सरकार बनाती है, सॉरी, है ना, फॉर माय वर्ड्स। तो क्या हो रहा है कि जो भी मेजोरिटी में जिसकी मेजोरिटी है वो अपनी सरकार बना रहे हैं, मतलब इनका जो बहुदल है, सबसे ज्यादा जो लोग हैं वही एग्जीक्यूटिव में काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सब लोग एक साथ हो जाएंगे तो वो अपने अपने मनमानी करेंगे। तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें ये होता है, तो इसको कंट्रोल में कौन करेगा, हमारी लेजिस्लेचर। ठीक है, अब यहाँ पे सभी टाइप के लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ तो वैसे इन्हीं की पार्टी के लोग भी है ना, क्योंकि इनकी सत्ता ज्यादा है, इनकी मेजोरिटी बनी थी, इसलिए तो ये एग्जीक्यूटिव बनी हुई है, इनकी पार्टी जो है एग्जीक्यूटिव में आई हुई है। तो फिर भी क्या होता है, यहाँ पे और भी लोग होते हैं जो बहुत सारे, मतलब क्या होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। आपने ये लॉ लाया, आपने ये काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये लेकर के आते हैं। तो इसको कंट्रोल करना, अब यहाँ पर एक चीज तो हो गई कि ऑलरेडी इनकी जो पार्टी है इसमें बहुत ज्यादा क्या है, बहुत सारे लोग हैं, क्लियर, मतलब इनकी मेजोरिटी है, तो ये कंट्रोल तो होने वाली नहीं है। कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये पार्टी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, इसके पास पावर्स होनी चाहिए कि इसको दबा के रखे। क्योंकि कई बार होता है ना कि हेड तो ये रहता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल किसका चलता है, इनका। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हेड तो है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। तो इसी तरीके से कई कंडीशंस में ऐसा हो जाता है कि ये हेड है लेकिन इनको लीड ये करते हैं, लेकिन प्रेशर किसको बनाना है, लेजिस्लेटिव को, किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो लेजिस्लेटिव के ऊपर प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो एक्टिव हो, है ना, मतलब क्या, विजिलेंट हो, रेगुलर हो, इफेक्टिव चेक ऑन एग्जीक्यूटिव हो। ठीक है, ये सारी इसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्लेप इनटू कैबिनेट डायरेक्टरशिप वेयर द कैबिनेट लीड द हाउस मेयरली फॉलोज। ये बात क्लियर हो रही है कि इसका बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी ये इसके ऊपर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, अदरवाइज ये इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर सकती है। क्लियर, अब कंट्रोल करना है ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन अब कंट्रोल कैसे करेंगे, ये चीज हमने देखी थी कि ये इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके साथ में डिबेट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ये सारी चीजों के थ्रू इसके ऊपर क्या करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। फर्स्ट क्या है कि ये क्या करते हैं, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। जब भी जो सत्र बैठते हैं तो वहां पर एग्जीक्यूटिव होती है, वो लेजिस्लेटिव होती है, तो ये आपस में डिस्कशन करते हैं, वाद विवाद होता है इनका। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पर, सेकंड, अप्रूवल लॉज। अब लेजिस्लेचर क्या करती है, पार्लियामेंट करती है, अगर जो इनके लॉ उसका अप्रूवल दे देंगी, या उसको वापस कर देंगी, या उसको कैंसिल कर देंगी, रिफ्यूज कर देंगी। ठीक है, मतलब दो ही कंडीशन, एक तो आप उसको रिफ्यूज करोगे या तो उसको अप्रूवल दोगे, ये हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि उसके ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता है वो भी कौन बना करके रखता है, वो लेजिस्लेचर ही बना करके रखती है। कि अगर मान लो कि आपने ये बिल लाया है और उसके ऊपर आप कह रहे हो कि 2.5-3 करोड़, मतलब जो भी 1000 करोड़ जो है इतना बजट जा रहा है, तो भाई ये इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे कि तुम इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो, क्या ये जरूरत है, ये क्या फालतू खर्चा तो नहीं। इस टाइप के जितने भी कंट्रोल्स होंगे वो भी लेजिस्लेचर ही इसके ऊपर लगाती है। देन नो कॉन्फिडेंस मोशन, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, ये किसी के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट के बारे में जब हमने बात की थी तो ये वही होता है, वो राष्ट्रपति के लिए ला सकती है, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए ला सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ला सकते
किसी मिनिस्टर के लिए भी ला सकते हैं, ठीक है, जो भी उनके कैबिनेट का कोई मिनिस्टर है तो उनके अगेंस्ट में ये उसके ऊपर इम्पीचमेंट ला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, क्लियर, उसके ऊपर वो फाइल दायर कर सकते हैं। अब जो क्या है डेलिब्रेशन और डिस्कशन राउंड होता है तो वहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं। अब हम एक एक को डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इनके थ्रू कैसे पार्लियामेंट जो है इसके ऊपर कंट्रोल करके चलती है, क्योंकि देखो पार्लियामेंट को अगर इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करना है तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक्टिव हो, ठीक है, वो स्ट्रांग हो उससे। अभी किस थ्रो करती है, देखो डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आवर होता है और एक जीरो आवर होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो उनसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, जो भी सिस्टम चल रहा है जिसके ऊपर भी बात हो रही है तो वहाँ पे हर मेंबर को इतना टाइम दिया जाता है कि वो उनसे क्वेश्चन कर सके, और सामने वाले मंत्री को जो बिल ला रहा है तो उसको इसका आंसर देना रिक्वायर हो जाता है। ऐसे नहीं कि इग्नोर कर दिया कि भाई इसने 10 बार मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है मैं शांत बैठे हो और फिर हमने उसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पे होता ही नहीं है, वहाँ पे तो हाथापाई हो जाती है। हम सबको पता है, हम आए दिन न्यूज में देखते हैं पार्लियामेंट को, तो यहाँ पे हर किसी को जब हम देखते हैं ना कि बहुत चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं तो एक्चुअल में इनका ये राइट होता है, वो इनसे क्वेश्चनार हो रहा होता है, ठीक है। ये कि ये जो बच्चे होते हैं ये 35+ एज वाले होते हैं तो ये बच्चे क्या है मैनर्स भूल जाते हैं, तो मैनरलेस बातें करते हैं, स्कूली बच्चे थोड़े तमीज में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्वेश्चन आवर होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक जीरो आवर भी इसी के तरीके का होता है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद में सेकंड प्रोसीजर क्या होती है कि जो भी बिल है एक तो आप उसको अप्रूव कर दोगे या आप उसको रिफ्यूज कर दोगे, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा कि एक मतलब कोई बिल आ रहा है, अगर उससे मतलब बहुत ज्यादा लोग संतुष्ट है तो वो उसको अपना वोट दे देंगे। अगर वोटिंग किसकी ज्यादा हुई कि वो उसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। दो ही कंडीशन हो रही है, एक हो जाएगा अदरवाइज वो रिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल की। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या हुआ कि अगर आप कोई भी बिल बना रहे हो तो डन है कि आपको वहाँ पे फाइनेंशियल जो है वो नीड पड़ेगी, तो फाइनेंशियल नीड पड़ेंगी तो ये भी डिसाइड कौन करता है, ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि भाई आपने इतना जो बिल बनाया है तो आपको कितने की नीड है, ठीक है। अच्छा ये जो ये वाला डिस्कशन राउंड होता है ना तो यहाँ पे ये सारी बातें हो जाती है कि क्या इस बिल की नीड है हमें, ठीक है। अगर पाया जाता है कि इस बिल की नीड है तो फिर हम इसके ऊपर बात करें, क्या ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि अगर ये बिल नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं होगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है यहाँ पे होती है, इस बिल से हमें कौन कौन से फायदे होने वाले हैं, कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं, तो उसको भी बैलेंस करके चीज़ें देखी जाती है। तो ये सारी बातें कहाँ पर हो जाती है, इसी क्वेश्चन आवर में जीरो आवर में यहाँ पर बात हो जाती है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाता है। साथ ही यहाँ पर एक फाइनेंशियल कंट्रोल का डिस्कस होगा कि यहाँ पे जो एक्चुअल बजट लगने वाला है तो इसके ऊपर भी वाद विवाद होंगे, क्या सच में इतना बजट यहाँ पे नीड है, इतना बजट आप इसी एक ही पॉलिसी में इन्वेस्ट कर देंगे, क्या हम दूसरी पॉलिसी के ऊपर भी तो इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर ये चीज जो है वो आ जाती है, क्लियर। तो जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो भी पार्लियामेंट कर, कोई बिल आता है कोई एक्ट आता है तो हमें उसको कितना बजट देना है, कितने में उसको इतना काम करना है, बजट फाइनल पहुंच रहा है वो वाला नहीं, ठीक है, जो हमारे पास में आता है ना कोई भी बजट बनाने के लिए ये सब कट पिट के आता है, ठीक है। एक फाइनल बजट जो है वो दूसरा अलॉट होता है, ये बात तो सभी को पता ही होंगी कि जो फाइनल बजट होता है वो दूसरा आता है। सपोज सपोज 5,000 करोड़ आया है, पहुंचते पहुंचते शायद वो 2 और 3,000 करोड़ हो जाता है। और ये क्यों होता है ये सबको पता है। देन आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो मोशन जो है वो पता है कि जो इम्पीचमेंट वगैरह टाइप का होता है, अगर आपको कोई मंत्री पसंद नहीं आ रहा हो, अगर आपको वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो है वो पसंद नहीं आ रही है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव है ना अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके मंत्री नहीं हो रहे हैं तो आप उसको अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू आप उस पूरी ही सरकार को हटा सकते हो। और ये सबसे बड़ा पावर होता है हमारी पार्लियामेंट के पास में, ठीक है। आप लोकसभा को कैंसिल कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। अब जो पार्लियामेंट की कमिटीज है वो एक्चुअल में करती क्या है ना, मेन क्वेश्चन ये हो जाता है कि पार्लियामेंट की कमिटीज जो है वो क्या कर रही है। तो देखो पार्लियामेंट की जितनी भी कमिटीज होती है, क्लियर, पार्लियामेंट है पूरा, लेकिन जो एक्चुअल काम होता है ना वो कौन करता है, पार्लियामेंट की कमिटीज करती है, क्लियर। कि जितनी भी पार्लियामेंट है तो वो खुद तो पूरे काम नहीं कर रही है, ठीक है, कोई भी
के आ रहे हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ बात किसके ऊपर करती है कि इसको अप्रूवल देना है या नहीं देना है। ठीक है, मेन काम ये होता है। जैसे कि हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ था कि एग्जीक्यूटिव में जो भी रेगुलेट कराना होता है, जो एग्जीक्यूट कराना होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कौन बनाता है? वो एग्जीक्यूटिव बनाती है। लेकिन उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कौन लेकर के आता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद में हमने जो एक चार्ट बनाया था जिसमें एसएससी के थे, पीएससी के थे, है ना, और जो अदर विभाग के थे सारे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, एक क्लर्क से लेकर के एक आईएएस लेवल तक के अधिकारी जो है, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही प्रोसेस होती है। लॉ के ऊपर मतलब वाद विवाद करना, उसको अप्रूवल देना नहीं देना, उसके ऊपर बजट डिसाइड करना, ये सब काम पार्लियामेंट करती है। लेकिन उस लॉ को लाना, उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो रेडी करना, उस लॉ की नीड की इसको लाना, वो काम कौन करता है? वो पार्लियामेंट कमिटीज करती है। ठीक है, जो कमिटीज होती है पार्लियामेंट की, वो संसदीय समिति जो होती है वो ये काम करती है। एक्चुअल में लॉ तो यही बनाती है, लेकिन लॉ के ऊपर जितनी भी बातें होती है, जितने भी वाद विवाद होते हैं, ये सारे कौन करते हैं? पार्लियामेंट करती है। लेकिन एक्चुअल में जो मेन होता है ना, जो रॉ मटेरियल बोलते हैं, तो वो रॉ मटेरियल कौन कंप्लीट करता है? वो पार्लियामेंट करती है। क्लियर? पार्लियामेंट में हमने दोनों वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया? पार्लियामेंट में हम लोगों ने देख लिया कि पार्लियामेंट में कैसे कितने टाइप, कौन कौन से हाउसेज है, उसमें लॉ कैसे बनता है, पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं वो कैसे आते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटीज होती है, वो कैसे हट सकते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं, वो काम कैसे करती है, कैसे कंट्रोल करती है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने इसमें देख ली। हमने पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटर है उसका कंट्रोल किसके ऊपर देखा था? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अभी खुद के ऊपर भी कंट्रोल करती है। Parliament, as mentioned earlier in the debating forum, it is through debate that a parliament perform all its vital functions. It makes certain provision to ensure smooth conduct of business. Officers to the final authority to matter legislative. Okay, ये जो है इनके सबके अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं, जिससे वो अपने आप को भी कंट्रोल करना उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भाई ये है, दूसरों को कंट्रोल करिए, इनके ऊपर तो कोई और है नहीं, तो इनको खुद को भी कंट्रोल करना होगा। तो इनके पास में भी अपने रूल्स रेगुलेशन जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अथॉरिटीज होती है, तो जो इनको क्या करते हैं, ऑफिसर्स होते हैं जो इनके ऊपर काम करें। मैंने बताया कि एक्स ऑफिशियल पर्सन होते हैं, स्पीकर होते हैं जो इनको कंट्रोल, मतलब इनको साथ में लेके चलते हैं। लेकिन एक तरीके से बात कर ले तो ये एक सब्जी मंडी ही होती है, मार्केट ही होता है, जहाँ पे सब बतियाते रहते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद करते रहते हैं। तो अब तक की पार्लियामेंट में इतना ही। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जो है दोनों सिमिलर ही है, हमने पूरे तरीके से उसी को पढ़ा हुआ है। आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो पसंद आया हो, इन सारी चीज़ों को पसंद आया। जैसे ही आप फिनिश प्लीज जाइए और किसी पार्लियामेंट का कोई वीडियो देखिए तो आपको और मज़ेदार लगे। उसको देखने के बाद वापस आप लेक्चर पे आइए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वाले वीडियो में हम फिर से इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। थैंक यू।